एकादश के अर्थशास्त्र पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि की समस्याएं या निम्न उत्पादकता के कारण। देखिए, भारत में कृषि के क्षेत्र में 1950 से 90 के बीच में जब हम 7 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर चुके थे, तो न केवल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम पाई गई, बल्कि प्रति श्रमिक उत्पादकता भी कम पाई गई। यानी कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी कम दर्ज की गई 1950 से 1990 के मध्य में। अब इसके पिछड़े होने या उत्पादकता में कमी या निम्नता होने या कृषि के असंतोषजनक विकास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, ये जानने के लिए हमें कुछ समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें प्रमुख समस्याएं थी मानवीय समस्याएं। कुछ ऐसे कारण जो मानवों या मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की वजह से कृषि की अल्प उत्पादकता के जिम्मेदार हुए। तो हम जानेंगे कि वो कौन कौन से मानवीय कारण हैं जिसकी वजह से कृषि अल्प उत्पादक बनी रही भारत में। सबसे पहला बिंदु है जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। देखिए, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी, जिस वजह से जनसंख्या पर भार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। फलस्वरूप ये हुआ कि कृषि भूमि का क्षेत्रफल भी घटता चला गया। ये ऐसे कि आप देखिए अपने आसपास, पहले जहाँ खेत हुआ करते थे, जहाँ फसलें उगाई जाती थीं, अब वहाँ नई नई कॉलोनी बन चुकी हैं। अब वहाँ लोगों के घर बने हुए हैं। यानी कि कृषि योग्य जो भूमि है उसका क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। साथ साथ जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो था वो आजीविका के लिए दरअसल कृषि पर निर्भर रहा है। और इससे क्या हुआ, निरंतर लोगों की संख्या में वृद्धि भी होती चली गई है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब फलस्वरूप क्या हुआ, देश में किसानों में क्या क्या हो रहा है, बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी की समस्या के साथ साथ गरीबी और ऋणग्रस्तता, ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बनी रही। ठीक, तो हमने अभी क्या विचार किया कि देश में एक तो लगातार जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ कि कृषि भूमि जो है उसका क्षेत्रफल घटता चला गया। दूसरी बात ये रही कि ज़्यादातर लोग चूँकि आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे, तो इसके परिणाम स्वरूप ये पाया गया कि जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई है और इसी वजह से किसानों में बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, इसकी समस्या बढ़ती रही, जिसकी वजह से गरीबी और गरीबी से ऋणग्रस्तता लगातार वृद्धि होती चली गई। परिणाम ये हुआ कि उत्पादकता, कृषि का भी ओवरऑल उत्पादकता प्रभावित हुई और प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी प्रभावित हो गई। तो ये तो कुछ रहे मानवीय कारणों में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, ये पहला कारण रहा। दूसरा, छोटे कृषकों की उपेक्षा। अपने देश में जो छोटे किसान हैं उनमें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उनके स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और उनकी कुशलता आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई। आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा संस्थान है जहाँ पे कृषकों को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती हो। ये सिर्फ लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पे काम करते हैं। करते करते ट्रायल और एरर मेथड, यानी कि कोई भी नई दवा किसी से कहीं से सुन ली, कोई नई तरीका सुन लिया, उसको ट्राई किया, अगर वो पास हो गया तो बढ़िया, अगर वो पास नहीं हो पाया तो चुपचाप वो वहाँ से हट लिए और फिर दूसरा मेथड, सेकंड मेथड उन्होंने ट्राई कर लिया। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई होता रहा है इनके जो किसान हैं उनके द्वारा। तो ये कभी भी प्रशिक्षित होकर के खेती किसानी करने गए हों, ऐसा नहीं हुआ। इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी कुशलता के लिए ऐसी जो है योजनाएं भारत में लागू ही नहीं हो पाई किसानों, छोटे छोटे किसानों के लिए। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर वो होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। बटाईदार वो होते हैं जो किसी और की ज़मीन लेते हैं, तो वो उसमें बीज, फसल ये सब करते हैं। तो जितना लगता है उसका आधा ज़मींदार देता है, आधा वो अपने पास से लगाते हैं। जब फसल कटती है तो फसल में भी आधा हिस्सा ज़मींदार ले लेता है और आधा हिस्सा उन्हें मिलता है। तो ये बटाईदार कहलाते हैं। बाद में ऐसा भी हो गया, देखा गया कि ज़मीन देने के बाद वो बीज और खादों में कोई हिस्सा नहीं देते थे, लेकिन फसल में वो पूरा हिस्सा आधा हिस्सा लगाते थे, आधा हिस्सा ले लेते थे। तो खैर, ये छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और बटाईदार आपको समझ में आ गया होगा। इनकी स्थिति में पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद कोई बहुत सुधार नहीं हो सका। फलस्वरूप वही रहा, कृषि में अल्प उत्पादकता
दर्ज की गई। एक और बात आती है भूमि की गुणवत्ता में कमी। किसान ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राकृतिक संसाधन हैं लगातार उनमें गुणवत्ता में ह्रास हुआ। दो कारण रहे। पहला कारण तो एक जनसंख्या का दबाव है और दूसरा कारण है वन क्षेत्र में कमी होना। ठीक है, जनसंख्या की वजह से वन क्षेत्र में कमी हुई, वहाँ वहाँ जा करके लोगों ने अपने मकान वगैरह बनाना शुरू किए। दूसरा कारण है कि भूमि की ऊपरी परत का कटाव। जब लगातार खेती होती तो ऊपरी परत का कटाव होता गया, कृषि रसायनों का उपयोग होता रहा और नहर का जो पानी है उसकी खराब गुणवत्ता, ये कुछ कारण माने जाते हैं जिसकी वजह से माना गया कि भूमि के जो पोषक तत्व हैं जिनकी वजह से उसकी उत्पादकता बढ़ती है उनमें कमी आई और फलस्वरूप वही हुआ कि जो उत्पादकता थी वह घटती चली गई। राइट। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि संस्थागत समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो जो संस्थागत समस्याएं हैं उनमें है दोषपूर्ण भूमि की व्यवस्था का होना। देश में स्वतंत्रता के पहले अपने यहाँ देश जो कृषि योग्य ज़मीन थी, भूमि थी, उस पे बहुत बड़े भाग पर ज़मींदार वो लोग होते थे जिनके पास बड़ी मात्रा में ज़मीनें हुआ करती थी। जागीरदारी जिसमें ज़मीन के अलावा अन्य जो संपत्तियां हैं वह भी जागीर में मिलती थी। इनामदारी, कोई कवि है, कोई रचनाकार है, कोई कलाकार है, उसको प्रसन्न होकर के किसी राजा ने, बादशाह ने कोई 2-3 गांव दे दिए या एक आध गांव दे दिया, वो इनामदारी कहलाता था। और मध्यस्थ ढेर सारे मीडिएटर्स रहे। तो ऐसी लोगों का आधिपत्य था और बड़ी फोर्सफुली, बड़ी ही शक्ति के साथ ये लागू था। किसान इन मध्यस्थों के काश्तकार कहलाते थे। काश्तकार का मतलब होता है कि उनके खेतों में काम करने वाले। तो इस तरह से इनका शोषण होता था। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए, आज़ादी के बाद मध्यस्थों की समाप्ति के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए, जैसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। लेकिन कोई बहुत ख़ास सफलता उससे नहीं मिल पाई। देखा यह गया कि कृषि कार्य में बटाईदारी व्यवस्था फिर भी लागू होती रही लंबे समय तक। जो ज़मींदार थे वो अपनी ज़मीन किसानों को दे देते थे, वो उसमें खेती करते थे और जब फसल कटती थी तो उसका आधा वो ले लिया करते थे। कुल मिलाकर के इससे कृषि उत्पादन में कमी हुई, क्योंकि कुछ समय बाद उन्होंने उसमें बीज और जो खादें वगैरह में जो उसमें खर्चा आता था वह भी देना बंद किया। तो उससे जो किसान थे, गरीब किसान थे, वो उसमें बहुत बार पानी नहीं लगा पाए, बहुत बार वो जो रासायनिक खादें थी वो नहीं डाल सके। तो इससे उत्पादकता में और कमी आई। परिणाम यही हुआ कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाजों का आयात करना पड़ा। तो आपने ये कुछ बातें यहाँ पर जानी। ये कुछ ऐसे कारण थे जो आपने पढ़े। संस्थागत कारणों में आपने अभी पढ़ा दोषपूर्ण भूमि की व्यवस्था का होना। अब हम पढ़ेंगे अनार्थिक भूमि वितरण। अपने देश में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSO इसने जो है 1990-91 में गणना की और ये पाया कि कृषि क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों की बहुलता थी, अधिकता थी। अधिकांश जोत ऐसी थी जो छोटी ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी। और इस वजह से औसत रूप से देश में 2.3 हेक्टेयर की ही एक खेत हुआ करता था। इतना छोटा आकार होने के कारण जो आधुनिक कृषि तकनीक थी उनका उपयोग करना भी कठिन था। इसके अतिरिक्त सहकारी कृषि के माध्यम से छोटी जोतों को बड़ा आकार प्रदान करने और कृषि की आधुनिक पद्धति अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों को पूर्ण उत्साह के साथ लागू ही नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता में कमी होती चली गई। आप ये समझ पाए होंगे कि अपने देश में चूँकि ज़मीनें औसत रूप से 2.30 हेक्टेयर की ही थीं, तो इतने छोटे छोटे खेत थे कि उसमें बड़े जो कृषि तकनीक थी उनका उपयोग नहीं हो सकता था। जैसे कंबाइन मशीन से अगर आप चाहें कि गेहूं की कटाई कर लें तो वो बड़े खेतों में ही उपयोग में लाई जा सकती है। बहुत बार ट्रैक्टर से अगर आप खेतों की जुताई वगैरह कराना चाहते हैं तो उसमें भी खेत पर्याप्त मात्रा में बड़े होने चाहिए, अदरवाइज़ उस छोटे से खेत में ट्रैक्टर ले जाना उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता था। सरकार ने कोशिश की थी पंचवर्षीय योजनाओं में कि सहकारी कृषि के माध्यम से जो छोटे छोटे खेत हैं उनको आपस में मिला करके खेती की जाए, लेकिन इसे भी बहुत उत्साह के साथ चूँकि लागू नहीं किया जा सका, तो इसमें भी असफलता ही हाथ लगी और उत्पादकता कमी आती चली गई। विकास नीतियों का प्रभावी होना। कृषि विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। उनके अंतर्गत कृषि सुधार संबंधी कुछ नीतियां थीं, उन्हें सशक्ति के साथ फोर्सफुली लागू नहीं किया गया, क्योंकि इसके लिए तकनीकी पर तो ध्यान दिया गया, लेकिन उसे अपनाने के लिए किसी प्रभावी संगठन की स्थापना नहीं की गई। आपने तकनीक बता दी कि किसान ऐसे उत्पादन करें, लेकिन किसान उसे अपनाएंगे कैसे?
उनकी आदतों में नहीं है जो चीज़ें, वो कैसे अपनी आदतों में ला सकेंगे। जो संसाधन जो उनकी आर्थिक स्थिति में अफोर्डेबल जो नहीं है, वो कैसे एक्वायर कर पाएंगे, इस पर ध्यान नहीं दिया जा सका, जिसकी वजह से संतोषजनक सफलता मिल नहीं सकी। कुछ तकनीकी समस्याएं भी रहीं। कृषि उत्पादकता बदलते समय में आधुनिक तकनीकों के बिना भी प्रभावित हुई है। अपने देश में ज़्यादातर उत्पादन कैसे होता है? परंपरागत तकनीक से। आधुनिक तकनीकी युग है और भारत के ज़्यादातर किसान अभी भी संसाधनों की कमी के चलते, कभी कभी अशिक्षा की वजह से, कभी कभी भाग्यवाद, क्योंकि अपने यहाँ ना अधिकांश जो ज़मीनें हैं वो मौसम के सहारे, बरसात हो जाए अच्छी तो अच्छी फसल हो जाती है, बरसात ना हो पाए तो गड़बड़ हो जाता है। अंधविश्वास भी तमाम तरह के कारण है, जिसकी वजह से रूढ़िवादी विचारधारा होने के कारण हम कभी भी नई जो है परिवर्तन का स्वागत नहीं करते। अब आप वर्तमान में जो किसान बिल हैं, 3 कृषि बिल हैं, उनको ही ले लीजिए। रूढ़िवादी विचारधारा हमें आगे प्रोग्रेसिव होने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती, हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। तो बहुत बार क्या होता है कि हम अति परंपरावादी हो जाते हैं, तो नई तकनीक का प्रयोग नहीं करते। कोई कृषक नई तकनीकों का प्रयोग करने का विचार भी कर रहा हो तो उसे सरकारी प्रयासों के अभाव में नई तकनीकों के प्रयोग हेतु अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। तो फलस्वरूप हुआ वही कि नई तकनीकी का प्रयोग को करने में उनकी क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों में कमी थी। इस वजह से कृषि उत्पादकता पर प्रभाव जो पड़ा वो सकारात्मक नहीं था, नकारात्मक होता चला गया। दूसरी बात थी कि उत्तम खाद और बीजों के प्रयोग का अभाव। भारतीय किसानों के द्वारा उत्तम खाद यानी कि अच्छी किस्म की खाद और अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं करना, यह भी उत्पादकता में कमी का कारण था। भारतीय किसान क्यों ऐसा नहीं कर पाते थे? क्योंकि वो अपनी खेत में जो उनका जैसे गेहूँ उन्होंने उगाया, तो जो गेहूँ उनका फसल में उपजा, उसी गेहूं को उन्होंने बीज बनाया और दोबारा बो दिया। वो गोबर की खाद का अधिक प्रयोग करते थे, परंतु उन्नत बीजों के लिए रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती थी, जो उस समय उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो कुल मिलाकर के उत्तम खाद और बीजों का प्रयोग का अभाव था। परंपरागत कृषि यंत्रों का प्रयोग, कृषकों द्वारा परंपरागत कृषि उपकरण जैसे कि हल, पटेला, खुरपी, इन्हीं से ही पैदावार हो रही थी और नए कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं हो रहा था। सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा। भारतीय किसान कृषि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर थे। पर्याप्त मात्रा में नलकूप और सिंचाई के अन्य साधन उपलब्ध भी नहीं थे। अच्छा मानसून रहता था तो कृषि उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि देखने को मिलती थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता था तो कृषि का उत्पादन बहुत निम्न स्तर पर आ जाता था। सीधा सीधा प्रभाव यही था कि कृषि की उत्पादकता कम होती चली गई। फसलों की सुरक्षा का अभाव। फसलों में अनेक प्रकार के रोग हुआ करते थे, अभी भी होते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए उस समय किसान सक्षम इसलिए नहीं होते थे क्योंकि उनके पास उनके कीटनाशक नहीं थे। ठीक है, रस्ट, लीफ स्पॉट, ब्लैक रॉट जैसे रोग फसलों को काफ़ी हद तक नष्ट कर देते थे। इन सभी की सुरक्षा के अभाव में उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित हुई, ऐसा देखा गया। ये तो समस्याएं थी, कुछ तकनीकी समस्याएं। अब कुछ समस्याएं ऐसी भी थी जिन्हें हम आर्थिक समस्याएं कह सकते हैं। तो आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी थी, आइए ध्यान देते हैं। भारत के जितने भी किसान थे वह सब गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, जी रहे थे, और इसी वजह से कृषि कार्य को सही ढंग से करने में वो स्वयं सक्षम नहीं थे। परिणाम वही पड़ा, उत्पादन में कमी आती चली गई। आइए कुछ बिंदुवार चर्चा करते हैं। अपर्याप्त वित्तीय सुविधाएं। भारत में प्रारंभ से ही कृषि क्षेत्र में वित्तीय समस्याओं का अभाव रहा है। देश में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्थाओं की कमी रही है। इस वजह से कृषकों के एक बड़े समूह को गैर संस्थागत वित्त, यानी कि संस्थागत वित्तों में आता है बैंकों से ऋण लेना या जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं यानी कि सहकारी संस्थाएं, वहाँ से ऋण लेना। लेकिन गैर संस्थागत में क्या आता है, महाजन, साहूकार, इनसे ऋण लेना पड़ता था। क्योंकि इस तरह की संस्थाएं नहीं थी, कम थी, कम से कम कृषकों की आवश्यकता जो थी, कृषकों की जो उधार लेने की आवश्यकता थी उसके अनुपात में संस्थाएं बहुत कम थी, बैंक बहुत कम थे, तो उन्हें महाजनों और साहूकारों के पास जाना पड़ता था। और ये जो गैर संस्थागत वित्त था यानी कि महाजनों और साहूकारों से मिलने वाला उधार, ये उच्च ब्याज दर पर होता था, जिससे किसानों को बचत करने की क्षमता पर प्रभाव बहुत प्रतिकूल पड़ता था। जितना वो कमाते थे उसका एक बड़ा हिस्सा महाजन को ब्याज चुकाने में ही चला जाता था। तो एक तरह से उन पर ऋण का भार बनता ही रहा, बढ़ता ही रहा, और भारत के अधिकांश किसानों के पास पूंजी न होने के कारण वो कृषि सुधार के कार्यक्रमों में जैसे भूमि सुधार होना था या उसी खेत में कुछ, जैसे अगर मिट्टी की खेत की लेबलिंग करानी थी
तो उसमें करहा वगैरह लगाया जाता है। या अगर कहीं कोई खेत ऐसा है जो बहुत नीचे हिस्से में है जहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है, तो कहीं दूसरे इलाके से वो मिट्टी डाल करके उसको सही कर सकते थे। ये कृषि सुधार होता है। बंजर ज़मीन है तो उसमें इस तरह से करना कि उसका ऊसर या बंजर इसको ख़त्म करना, उसके लिए तमाम तरह के केमिकल या ज़रूरी जो उसकी जांच कराना ज़मीन की, और फिर उसमें आवश्यक मिनरल्स की भरपाई करना, ये सब कृषि सुधारों में आता है। लेकिन जब पैसा ही नहीं था किसानों के पास, तो वो ये सारे कृषि सुधार कार्यक्रमों की योजनाओं को सुनते थे, देखते थे, लेकिन उन्हें एक्वायर नहीं कर पाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि पर्याप्त आधुनिक प्रौद्योगिकी लाभों से वंचित किसान पूरे देश की कृषि उत्पादकता में कोई भी बढ़ोतरी उस अनुपात में नहीं कर पाए जिस अनुपात में वो कर सकते थे। तो वित्तीय सुविधाएं बड़ी समस्या रही भारत में, किसानों की स्थिति जो खराब रही उसकी। दूसरा, दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था। विपणन व्यवस्था का मतलब होता है कि आपने जो फसल उगाई उसको कैसे बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे। तो भारतीय कृषकों के सामने ये बड़ी समस्या थी कि उनको उचित मूल्य मिल जाए। इसके लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। जैसे परिवहन के अपर्याप्त साधन। आपने किसी गांव में अगर गेहूं उगा लिया, मान लेते हैं 100 कुंटल, अब उसको कैसे शहर तक पहुंचाएंगे? आपके पास ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, आपके पास ट्रक नहीं है, यहाँ तक कि गांव में सड़क तक नहीं थी। सड़क, गांव से बाहर जाने के लिए आपको पता लगे जो है कमर तक पानी से होके गुजरना पड़ता था, क्योंकि संपर्क जो ब्रिजेस थे, जो पुल थे, वो भी नहीं बने हुए थे। गोदामों की कमी थी। अगर आप सोचें कि अभी फसल कटी है और अभी इसके मूल्य ठीक नहीं है, हम कुछ समय के लिए इसे स्टोर कर लें, जब मूल्य ठीक हो जाएगा तब बेचेंगे, तो ऐसे गोदाम ही नहीं थे। व्यापारियों और महाजनों द्वारा शोषण हुआ करता था। मंडियों का अकुशल संचालन। अभी देखिए मंडियों का बड़ा, मंडियों एपीएमसीज के बहुत सारे पंजाब के किसान वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे डटे हुए हैं। उनका कहना कि ये मंडियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो मंडियों का वहाँ पर एक अकुशल संचालन होता है। छोटा किसान वहाँ जब जाता है तो उसको पता नहीं होता कि कैसे क्या है, तो वहाँ पर दलाल होते हैं। वो दलाल जो है सरकार से परमिशन लेने के बाद होते हैं, उन्हें कुछ परसेंट की दर से कमीशन मिलता है, लेकिन वो वहाँ पर छोटे किसानों को तमाम तरह के अधिकारियों की बातें बता करके कहते हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, तुम्हारा 3-4 दिन रुकना पड़ेगा। वो बेचारे परेशान होते हैं। कहीं एक ट्रैक्टर ट्राली किराए से लेके गए हैं, एक दिन का किराए पर लेके गए हैं, 4 दिन किराया देने की स्थिति में नहीं होते, तो 1800 का जो गेहूं होता है वो उसे 1400 पे 1200 पे बेचने को मजबूर होते हैं और बेच के चले आते हैं। इस तरह से इन मंडियों में कहीं अनुचित रूप से दलाली और ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो इसे करते हैं वो जाहिर सी बात इसका विरोध करेंगे। जो छोटा किसान है वो कहीं पे भी विरोध नहीं कर रहा, उसे लग रहा है कि हाँ उसकी यहाँ पर जब कहीं और बेचने का, मंडियों के अलावा, मंडियों को तो रखा गया है ना, मंडियाँ कहीं ख़त्म नहीं की जा रही हैं, मंडियों के अलावा कहीं और अगर बेचने का उसके पास ऑप्शन आएगा तो कहीं ना कहीं उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और इस तरह से वो अपनी फसल की ज़्यादा अच्छे रेट ले सकेगा। ये छोटा किसान समझ पा रहा है। जितनी जानकारी हो रही, जैसे जैसे सरकारों के प्रयासों के माध्यम से जागरूकता फैल रही है, वैसे वैसे लोग कहीं ना कहीं इस तथ्य को समझ रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हो, जो इस समय वर्तमान कृषि कानून चल रहे हैं, तो राज्यसभा टीवी पर आप जाइए या यूट्यूब पे जाइए और कृषि मंत्री जो हैं तोमर साहब, उनका एक भाषण सुन लीजिए। आपको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि सच्चाई क्या है। तथ्यपरक डिबेट है उनकी, तथ्यपरक उनका भाषण है, सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कहीं ना कहीं दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था उस समय रही जिसकी वजह से किसानों का स्तर रहा। उसे अगर सुधारा जा रहा है वर्तमान में, तो अगर विरोध किया जा रहा है उन्हीं के द्वारा जो इस दोषपूर्ण व्यवस्था का लाभ ले रहे थे। तो जाहिर सी बात है जो बड़े किसान हैं वो उन मंडियों में भी पदाधिकारी हैं, वो उनके होल्ड में होती हैं, अधिकारियों से उनकी साठगांठ होती है, तो वो उसका विरोध करेंगे। छोटे किसानों को डेफिनेटली उससे कोई बहुत बेहतर फ़ायदा नहीं, क्योंकि छोटे किसानों का यूपी और बिहार के जो ये राज्य हैं, यहाँ छोटे किसानों का आपको पता ही शायद नहीं पता होगा, यहाँ पर लेवी पे हमारे यहाँ का 30% ही कृषि उपज जा पाती है। बाकी सब कहाँ जाता है? बाकी सब जो आड़ती होते हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, किसानों से खरीद लेते हैं, गाँव के लेवल से, कस्बे के लेवल से किसान वहीं पे जाके बेच देते हैं, लेवी तक जाते ही नहीं। तो ये व्यवस्था दोषपूर्ण, इसको सुधारा जा रहा है, तो इसका विरोध हो रहा है। विरोध होता ही है, हमेशा से होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा परिवर्तन हमारे हित में है, हम उसका स्वागत करेंगे। ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि
दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था अगर ना रही होती तो स्थिति खराब नहीं होती कृषि की। इसको सुधारने के लिए अगर सरकार कदम बढ़ा रही तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होने चाहिए। पशु जो हैं, पशुपालन में कृषि कार्य का एक विभिन्न अंग रहा है। उन्हीं से जुताई, बुआई, ढुलाई वगैरह का कार्यक्रम होता है। उन पशुओं की नस्लें जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन पशुओं से की जाने वाली जो कृषि कार्य थे उसमें भी कहीं ना कहीं उतना उत्पादकता नहीं थी, जिसकी वजह से भी कृषि उत्पादकता में कमी रही। कुछ प्राकृतिक समस्याओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। अभी आपने जाना कि भारत में मानसून पर निर्भरता है, किसके लिए? कृषि सिंचाई के लिए। तो भारत में अक्सर कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अकाल हो जाता है। साथ ही साथ उद्योग, व्यापार, परिवहन, ये सब इस अकाल, सूखे से प्रभावित होते हैं। भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी कि बरसात अच्छी हुई तो खेती अच्छी हो गई, नहीं हुई तो सब डूब गया, सब सूख गया। प्राकृतिक प्रकोप में अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि माने बहुत ज़्यादा बरसात हो जाना, अनावृष्टि मतलब बरसात ना होना, ओला गिर जाते हैं, फसल लगी है गेहूं की, एकदम से ओले गिर गए। ओले यानी कि बर्फ़ के टुकड़े। टिड्डियाँ, अभी आपने देखा होगा पिछले साल ही, अभी 3-4 महीने ही हुए कि टिड्डियों के दल जो है वो राजस्थान और यूपी के, पश्चिमी यूपी में पाए गए और वो फसलों को नष्ट कर देते थे। ये पहले बहुत होता था, अब तो सरकारों ने इनसे निपटने के लिए बाकायदा कमर कस ली और आप देखिए टिड्डी दलों पे तुरंत काबू पा लिया गया। पहले नहीं हो पाता था ये। भूमि क्षरण की समस्या, तेज हवा, पानी का बहाव, इनसे मिट्टी का कटाव होता था, जिससे जो ऊपरी जो सतह होती थी, जो उर्वरा होती थी, उपजाऊ होती थी, वो कट जाती थी और इससे भूमि की उत्पादकता में कमी आती थी। ठीक है, तो आपने ये जाना कि ये कुछ समस्याएं थीं। जो जो समस्याएं थीं आपने समझा। भारत में कृषि के विकास के लिए सरकार ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण नीतियां बनाई और उससे क्या क्या फ़र्क पड़ा, अब हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा कल के वीडियो में होगी। आज के लिए इतना ही। तो ध्यान से आप पढ़ लें यहाँ तक, अगर हो सके तो भारत में कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियाँ, इस टॉपिक की प्री रीडिंग करें और उसके बाद में वीडियो से जुड़ें। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझा है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में होंगे। जनसंख्या वृद्धि से भूमि के क्षेत्रफल पर किस प्रभाव पड़ता है? जाहिर सी बात है, कृषि योग्य जो भूमि है उसका क्षेत्रफल घटता चला जाता है। एनएसएसओ वही राष्ट्रीय कृषि सर्वेक्षण, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएसओ, उसके अनुसार जोत का औसत अगर कितना था, कितने हेक्टेयर था, तो वो 2.3 हेक्टेयर था। कृषि के 2 परंपरागत उपकरणों के नाम लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं। हल हो गया, ठीक है, या जो माची हो गई, है ना, इस तरह के हो गए उपकरण। गैर संस्थागत वित्त किससे प्राप्त करते थे? महाजन से, साहूकारों से। और अतिवृष्टि किस प्रकार की समस्या है? जब बहुत ज़्यादा वृष्टि यानी बरसात हो जाए। तो कुल मिलाकर के आपने पढ़ा। खैर, इतना इस वीडियो को आखिर तक आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा साझा करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने साथियों को कुछ चीज़ें सीखने में मदद कर सकेंगे। तो साझा करते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।